ललितपुर जिले के एक छोटे से ग्राम में बड़ा ही स्वाभिमानी परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 5 सदस्य थे। परिवार के मुखिया बलदेव और उनकी पत्नी दयावती व 3 बच्चे। 3 बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की। परिवार का मुखिया बलदेव 5 फुट 10 इंच लंबा, जवान, गठीला और कसा हुआ बदन। जहाँ से निकल जाए लोगों को एक बार मुड़कर जरूर देखना पड़ता था। खेती पाती कम ना थी, इसलिए 1-2 का और भी गुजर बसर चल जाता था। बलदेव किसी को कभी झुककर सलाम नहीं करता था, चाहे वो गांव का मुखिया ही क्यों ना हो। इसकी वजह से ग्राम के धनवान लोग बलदेव से हमेशा जलते थे। एक बार ग्राम का मुखिया बलदेव को बुलाकर कहता है, ग्राम का मुखिया बलदेव, यहाँ से जब भी निकलना सिर झुकाकर निकलना, सीना तान कर नहीं। ये मुझे पसंद नहीं है। बलदेव, क्यों लंबरदार? मुखिया, जितना कहा जाए उतना सुनो। बिना जवाब दिए ही बलदेव वहाँ से चला जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता हुआ कि अपना खाता हूँ, अपना पहनता हूँ, इसकी क्या मजाल। इसे जो भी करना हो करे, मैं तो इसी प्रकार चलूँगा। बलदेव फिर से अपनी मस्तानी चाल में घर के लिए चल देता है। बलदेव को शहर जाना था, इसलिए फिर से मुखिया के घर के बाहर से निकल रहा था। इधर मुखिया भी 4 लोगों को अपने चौपाल में बिठाए पान खा रहा था। बलदेव को मुखिया ने जैसे ही देखा, मुखिया के पूरे शरीर में आग जैसे लग गई, क्योंकि बलदेव खादी कुर्ता, सफ़ेद पजामा, सफ़ेद पगड़ी, काली पन्ही पहने, मूँछों में ताव देता हुआ खाए पान अपनी मस्तानी चाल में चला जा रहा था। मुखिया को बलदेव का ये रवैया बिल्कुल ठीक ना लगा, लेकिन उस समय मुखिया कुछ नहीं बोलता, केवल खिसिया कर रह जाता है। मुखिया बलदेव को अपना दुश्मन समझने लगता है, क्योंकि मुखिया भी नहीं चाहता था कि मेरे रहते हुए कोई सिर उठाकर जी सके। मुखिया बलदेव को अपना दुश्मन समझने लगा, लेकिन ये बात बलदेव को पता नहीं थी। अब मुखिया के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर इसको कैसे प्रताड़ित किया जाए ताकि इसे सीख मिल सके। मुखिया काफ़ी प्रयत्न करने के बावजूद असफल हो जाता है। तब मुखिया सोचता है कि आखिर जड़ ही खत्म कर दी जाए, जिससे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तब मुखिया सुपारी देकर बलदेव को मरवाने के बारे में सोचता है। इधर बलदेव बिल्कुल बेखबर था और अपनी मस्तानी जिंदगी जीने में मस्त था। एक दिन रात्रि का वक्त था, खा पी कर सभी लोग सो जाते हैं। रात्रि को 12 बजे सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक मुंह बांधे हुए तकरीबन 10 लोग बलदेव के घर में प्रवेश कर जाते हैं। बलदेव के पास पहुंचकर तेज धारदार बांके से सीधे गले में वार कर दिया जाता है और उसी समय बलदेव की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे ही घर वालों को पता चलता है तो उनको ये कहा जाता है कि अगर किसी ने आवाज़ निकाली तो तुम्हारे साथ भी वही हाल होगा जो इसके साथ हुआ है। सुबह होते ही चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। जो भी सुने या देखे तो उसका दिल दहल जाए। पूरे गांव में चित्कार ही चित्कार सुनाई दे रही थी। जो भी आता तो यही पूछता कि हाय राम, ये कैसे हुआ, लेकिन इसका जवाब किसी के पास ना था। पूरा परिवार हताश और निराश था। गांव के लोग और रिश्तेदार धीरे धीरे करके इकट्ठा हुए। सबने पूछा ये कैसे हुआ, लेकिन किसी के मुंह से जवाब नहीं मिल रहा था। बलदेव का सबने मिलकर अंतिम संस्कार किया। अब धीरे धीरे करके सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे तैसे करके दिन 13वीं की गई। इधर बलदेव के परलोक सिधार जाने के पश्चात घर में केवल 4 लोग बचते हैं, दयावती व 3 बच्चे। तीनों बच्चों में सबसे बड़ी बेटी थी, जिसे सब लोग प्यार से प्रेमा कहकर पुकारते थे। प्रेमा की उम्र 16 वर्ष ही थी। बलदेव प्रेमा के लिए लड़का ढूंढ रहा था, लेकिन जो नसीब में लिखा था वही हो गया। होने को फिर कौन टाल सकता है। 2 बेटों में से बड़े का नाम विशाल और छोटे का नाम रामदास था। बड़े बेटे की उम्र 14 वर्ष व छोटे बेटे की उम्र लगभग 12 वर्ष की थी। दयावती को ये बात पता थी कि मुखिया से एक दिन कहा सुनी हुई है। मुखिया बहुत दोगला आदमी है, वह कुछ भी ऐसा कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, इसलिए मुझे इस खूसट से दूरी बना के ही रहना चाहिए। दयावती अपने बच्चों को लेकर कहीं दूसरी जगह रहने के बारे में सोचती है, ताकि इस खूसट की छाँव मेरे बच्चों के ऊपर ना पड़े।
इधर बलदेव की मृत्यु के बाद मोहल्ले या जाति के लोग काफी दुखी थे, क्योंकि बलदेव के सामने किसी की क्या मजाल की मोहल्ले वालों को कोई उफ कहकर चला जाए। मोहल्ले में बलदेव हर प्रकार की सहायता करता था, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। इस वजह से लोग बलदेव को ज्योति पूंजी की तरह मानते थे। अब मोहल्ले के सभी लोग डर डर के जिंदगी जीने लगते हैं। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग बलदेव के घर आकर कहने लगते हैं कि दयावती बाई, हम तुम्हारी जितनी भी हो सकेगी खूब सहायता करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। दयावती बाई से मिलकर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर दयावती बाई को इस ग्राम से नफरत हो गई थी। उसका एक एक पल रहना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। दयावती अपनी पूरी ज़मीन बेचकर इस ग्राम से निकलना चाहती थी। दयावती, मैं अब इस गांव में कभी नहीं रह सकती, क्योंकि आज मेरा सुहाग छीना है, कल मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा होगा। मन ही मन जमीन और घर की कीमत लगाई जाती है। कीमत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दयावती का इस गांव में एक पल भी रहना उसे काटने को दौड़ रहा था। इसलिए कम कीमत में ही बेचकर उसने मायके में रहने का निर्णय लेती है। मोहल्ले और गांव के सभी लोग बहुत मना करते हैं, लेकिन किसी की एक ना सुनी। बस मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था कि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। जब दयावती नहीं मानती तो मोहल्ले के लोग दयावती को विदा करने चले जाते हैं। दयावती गांव छोड़कर अपने मायके में रहने के लिए चल देती है। इधर मोहल्ले के सभी लोग मायूस होकर अपने अपने घर लौट आते हैं। दयावती अपने मायके पहुंचकर कुछ दिन अपने भाई बहनों के साथ रहती है। फिर वहीं कुछ जमीन और रहने के लिए घर खरीद लेती है। अब दयावती अपने बच्चों को लेकर अपने नए घर में प्रवेश करती है। इधर ये सब काम करते करते समय काफ़ी बीत चुका था। प्रेमा भी लगभग 17 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए दयावती के मन में बेटी प्रेमा के विवाह की बातें उमड़ने लगती है। लेकिन समस्या ये थी कि प्रेमा के लिए अच्छा वर ढूंढेगा कौन। घर में कोई व्यक्ति तो था नहीं। दयावती, लड़के सब छोटे हैं, किसको लड़का ढूंढने के लिए कहूँ। यदि लड़का किसी ने ढूंढ भी दिया तो पता नहीं कैसा ना कैसा लड़का मिल जाए। मेरी एक बेटी है, भाड़ में थोड़ी ना झोंक दूंगी, मैं खुद ढूंढने जाऊंगी अपनी प्रेमा बेटी के लिए वर, मन ही मन सोचती है। दयावती अपनी प्रेमा बेटी के लिए सुशील को लेकर खुशी खुशी वर ढूंढने चली जाती है। दयावती अलग अलग साधनों से चलकर कई गाँव में पूछते पूछते अपने कास्ट वालों के यहाँ पहुँच जाती है। लेकिन जिसके भी दरवाजे पर पहुँचे आपस में बातें होने लगती कि ये बचलन औरत दूसरी बचलन लड़की के लिए वर ढूंढने आई है। बड़ी आई वर ढूंढने वाली। दयावती का सेवा सत्कार करना तो दूर की बात थी, दयावती से कोई सही से बात तक नहीं कर रहा था। उस गांव में जहां भी गई हर जगह दयावती को बचलन औरत की नज़रों से ही देखा जा रहा था। उस गांव से बेचारी दयावती को निराशा ही हाथ लगी। फिर बेचारी दयावती दुखी मन लेकर दूसरे गांव पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर तो उससे भी बुरा नज़ारा था। जैसे तैसे पूछते पूछते अपने कास्ट वालों के यहाँ फिर पहुंचती है। जिस घर में गई थी उस घर का मुखिया कुछ पूछने लगता है। उस मुखिया को सब लोग दादा कहकर पुकारते थे। दादा, बेटा तुम कहाँ से आई हो? दयावती, दादा हम ललितपुर के एक छोटे से गांव सीतापुरी से आए हैं। दादा, बेटा तुम क्या करती हो? दयावती, दादा जो भी काम मिल जाता है वही काम कर लेती हूँ। दादा, बेटी तुम्हारे पति क्यों नहीं आए? दयावती, वो कुछ ही दिनों पहले गुजर गए हैं। दादा, वो कैसी बेटी? दयावती, गांव के एक व्यक्ति से कुछ कहा सुनी हो गई थी। दादा, बस इतने में ही? दयावती, हाँ दादा। दादा, क्यों बेटी, परिवार में और भी तो पुरुष सदस्य होंगे? दयावती, हाँ, लेकिन मैं किसी से भी ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखती हूँ। दादा, बड़ी आई ताल्लुकात ना रखने वाली, तेरा तो ताल्लुकात सबसे है, इसीलिए आज खसम जिंदा नहीं है। दादा मन ही मन सोचते हुए, दादा जब मन से निजात पाता है तो बोल पड़ता है। बेटा, हमारा नाती अभी पढ़ रहा है, हम अभी बेटे का विवाह नहीं करेंगे। यहाँ से भी जब निराशा हाथ लगती है तो दयावती दुखी मन से अपने बेटे को लेकर उस गांव से बाहर निकल आती है। गांव के बाहर आकर एक स्थान पर निराश होकर दोनों लोग बैठ जाते हैं। अब कहीं भी जाने का मन नहीं करता। तब सुशील माँ से पूछने लगता है, सुशील माँ,
ये सब लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे थे? माँ, बेटा ये सब लोग यही सोच रहे हैं कि मैं बदचलन हूँ। सुशील, माँ बदचलन क्या होता है? माँ, बेटा बदचलन उसे कहते हैं जो सही रास्ते पर ना चलता हो। सुशील, माँ इन्हें कैसे पता कि तुम बदचलन हो? माँ, बेटा लड़की के लिए लड़का देखने का रिवाज है कि पुरुष ही देखने जाएंगे। अगर महिला देखने जा रही है तो उस महिला को बदचलन ही माना जाता है। सुशील, माँ इस बात से ये तो साबित नहीं होता है कि महिला बदचलन है। माँ, लेकिन बेटा क्या करें, हमारे समाज का नजरिया ही ऐसा है। अब दोनों लोग बात करते करते घर के लिए चल ही रहे थे, तभी कुछ समय पश्चात गांव के लिए साधन मिल जाता है और दोनों लोग गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। बहुत कम ही समय में घर पहुंच जाते हैं। अब दयावती काफ़ी ज़्यादा निराश रहने लगती है क्योंकि प्रेमा धीरे धीरे सयानी होती जा रही थी, लेकिन प्रेमा के लिए कहीं लड़का मिल ही नहीं रहा था। दयावती को मायके वाले भी बदचलन समझ रहे थे। पति की मृत्यु के पश्चात शायद हर एक महिला को इन बातों का सामना करना पड़ता था। अब दयावती सुशील को लेकर काम पर निकल जाती और पूरे दिन काम करने के पश्चात वापस शाम को घर आती। घर आकर हमेशा की तरह सोच में पड़ जाती कि पता नहीं हमारी प्यारी प्रेमा के लिए वर कैसे ढूंढेगी। प्रेमा भी बेचारी बड़ी ही दयावान लड़की थी, हर कार्य को काफ़ी सहजता से करती थी, लेकिन पता नहीं समाज उसे क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है। बस सबके दिमाग में एक ही सोच क्यों है कि प्रेमा भी एक बदचलन औरत की बेटी है और ये भी बदचलन ही है। इस वजह से कोई भी प्रेमा से शादी नहीं करना चाहता है। प्रेमा की शादी के लिए दयावती ने बहुत ही प्रयत्न किए, लेकिन लड़का ही नहीं ढूंढ पाई। अब प्रेमा की उम्र लगभग 20 वर्ष हो गई थी, जो कि गांव के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मानी जाती थी। तब दयावती को गांव के लोग ताने भी मारने लगे कि बेटी की शादी नहीं करना क्या, यूं ही बेचारी प्रेमा को बिठाए रखोगी। ये सब सुनते सुनते एक दिन दयावती का जिंदगी से मन भर गया और रात्रि में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। यहीं से दयावती की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। सुबह होते ही तीनों बच्चे अपने नियत समय से जग जाते हैं। सुबह जगते ही प्रेमा माँ के कार्यों में हाथ बटाती थी, इसलिए माँ को पुकारने लगती है। कई बार माँ को पुकारने पर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो अपने भाइयों से पूछने लगती है। प्रेमा, सुशील, माँ को पता नहीं आज बिना बताए कहाँ निकल गई है। सुशील, अरे यूं ही किसी कार्य से गई होगी। प्रेमा, बिना बताए माँ कभी नहीं बाहर जाती, तुम थोड़ी पड़ोस में पता करो। सुशील, ठीक है, तुम्हारा जी नहीं मानता तो पता किए ले रहा हूँ। सुशील बाहर निकलकर माँ को पता लगाने चला जाता है। पड़ोस में हर जगह पता किया, लेकिन आज माँ को पता नहीं कहाँ चली गई। सुशील काफ़ी ढूंढने के पश्चात वापस घर लौट आता है। जब देखता है माँ अभी भी घर पर नहीं है, तीनों बच्चों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर माँ गई तो कहाँ गई। जब कुछ पता नहीं चलता है तो प्रेमा घर में भी ढूंढने में लग जाती है। तब प्रेमा देखती है कि एक कमरा जब कभी आवश्यक काम से ही खोलते थे, अंदर से बंद लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों भाई बहन एक साथ खड़े होकर नम आंखें लिए बस दरवाजे की तरफ आंखें गड़ाए हुए थे। प्रेमा दरवाज़ा खटखटाने लगती है, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। अब तक बाहर से भी कुछ लोग आ जाते हैं और अंदर लगी सांकड़ को तोड़ने के लिए कहते हैं। पुश्तैनी घर था, इसलिए लकड़ी के दरवाजे लगे हुए थे। छेनी व हथौड़ी से काट दिया जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, पूरा घर चीखों से गूंज पड़ता है। चीखों की आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सब लोग इकट्ठा होकर दयावती को फांसी के फंदे से निकालते हैं। तीनों बच्चे सिर पीट पीट कर रोने लगते हैं कि आखिर भगवान तेरा हमने क्या बिगाड़ा है। तीनों बच्चे कभी रोते तो कभी सिर पीटने लगते, कभी भगवान को दोष देते तो कभी खुद को अभागी कहते। पिताजी के गुजर जाने का इतना दुख नहीं था, क्योंकि एक आस बची हुई थी कि अभी हमारी माँ है, लेकिन आज इस आशा का बंधन भी टूट चुका है। पड़ोस के सब लोग तीनों बच्चों को समझाते बुझाते हैं। कुछ लोग कहते हैं दयावती बेचारी कितनी निर्छल थी, जब भी मिलती हमेशा हंस कर बोलती थी। कुछ लोग कहते दयावती को हमने बचपन से अभी तक देखा है,
बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। दयावती एकदम सती थी, सती। दयावती की तरह इस गांव में कोई नहीं है। ये वही लोग हैं जो कल तक बदचलन कहते थे, दयावती को ताने मारते थे, जिसकी वजह से दयावती की आज मृत्यु हो गई है। मोहल्ले वालों ने मिलकर अंतिम संस्कार करवाया। दयावती के मायके वालों ने दिन व तेरहवीं करने के लिए कहा। मायके वालों ने कहा, हम अपनी बहन के लिए सब कुछ करेंगे, बड़े धूमधाम से करेंगे। दयावती के दिन व तेरहवीं काफ़ी धूमधाम से की गई। अब तीनों बच्चों को सबने मिलकर मामा मामी के यहाँ रहने के लिए कहा, तो तीनों बच्चे मामा मामी के यहाँ रहने लगते हैं। अब तक तीनों बच्चे काफ़ी समझदार हो चुके थे। सुशील व रामदास वहीं नज़दीक शहर में काम ढूंढ लेते और दिन भर जी तोड़ मेहनत करते और शाम को घर आ जाते तो तीनों लोग मिलकर खाना खाते। मामा मामी के घर में अलग से रहने लगे थे। इधर प्रेमा भी बहुत ही गुणवान लड़की थी। प्रेमा सिलाई का काम थोड़ी बहुत करके घर खर्च चलाए रहती थी कि माँ की मृत्यु के बाद 4 वर्षों तक लगातार संघर्ष करने के पश्चात तीनों ने मिलकर काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था। सुशील ने पहले से ही सोच रखा था कि अपनी बहन की ऐसी शादी करूंगा कि पूरी सीतापुरी वाले देखकर दंग रह जाएंगे। अब बारी आती है प्रेमा के लिए वर ढूंढने की। दोनों भाई अपनी बहन के लिए वर ढूंढने चल देते हैं। अब दोनों को खुद पसंद करना था अपनी बहन के लिए वर। काफ़ी जगह गए लेकिन लड़का पसंद नहीं आया। सुशील भी सोच रहा था कि मेरी बहन को बहुत तिरस्कार का सामना करना पड़ा है। ऐसी शादी करूंगा कि पूरे ग्रामवासियों को पता चल जाएगा कि कोई ग्राम में शादी कर रहा है, पूरे गांव में धूम मच जाएगी। सुशील व रामदास आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। हमारी परी सी बहन को कूड़ा ही तो सबने समझ लिया था, जिसके यहाँ भी जाते दुत्कार कर भगा देता था। सुशील, शिवपुर के बाबूजी का लड़का कैसा रहेगा? रामदास, अच्छा, जो जज्जी में पेशकार है? सुशील, हाँ, इकलौता लड़का है, काफ़ी धनवान है। रामदास, लेकिन लड़का कितने दर्जे तक पढ़ा है? सुशील, पढ़ाई पूरी कर चुका है, नौकरी करने की तैयारी कर रहा है। रामदास, तब तो एकदम ठीक है, लेकिन ज़्यादा ना मांगने लगे। सुशील, बाबूजी एक सुंदर और अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हैं, बाबूजी को मांग से कोई मतलब नहीं है। रामदास, तब तो बहुत सही रहेगा। सुशील, हमारे पिताजी से काफ़ी जान पहचान थी, बाबूजी हमें कभी इनकार ना करेंगे। रामदास, तो भैया शिवपुर चलें और आज ही बात फाइनल कर लें। सुशील, चलो चलते हैं। दोनों लोग शिवपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। महज 3 घंटे में ही शिवपुर पहुंच जाते हैं। तब तक काफ़ी शाम भी हो चुकी थी। बाबूजी घर के बाहर 4 और अन्य लोगों को बिठाए पान सुपारी खा रहे थे। पहुंचते ही दोनों बेटों ने पैर छुए। बाबूजी, कैसे आना हुआ बेटा? सुशील, बाबूजी आपसे कुछ काम है। बाबूजी, तुम तो मेरे एक अच्छे दोस्त के बेटे हो, तुम्हें जो भी आवश्यकता हो खुलकर बताओ। सुशील, हम अपनी बहन को आपकी बहू बनाकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। बाबूजी, बेटा तुम मेरे बेटे जैसे ही हो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। सुशील, बाबूजी आप चलकर एक बार हमारी बहन को तो देख लीजिए। बाबूजी, बेटा हम प्रेमा बेटी से अच्छी प्रकार से परिचित हैं, मैं अपने बेटे का विवाह प्रेमा से ही करूंगा, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहो। सुशील, आप इतने धनवान हैं, हम आपके सामने कुछ भी तो नहीं हैं, इसलिए हम आपके सम्मान को ठेस ना पहुंचाएंगे, जो भी हमसे हो सकेगा हम खूब देंगे। बाबूजी, अब ये सब बातें मत करना, मेरे दोस्त को सुनकर ठेस पहुंचेगी। मेरा दोस्त परलोक से सब कुछ सुन रहा है। बाबूजी ने खाना बनवाया और सबने साथ में मिलकर खाना खाया। खाना खाने के पश्चात सभी लोग अपना अपना बिस्तर पकड़कर सो जाते हैं। सुबह होती है। सुशील और रामदास बाबूजी से आशीर्वाद लेते हैं और घर के लिए चल देते हैं। रामदास, बाबूजी का स्वभाव कितना अच्छा था भैया, ऐसे लोग बिरले ही मिलते हैं जो इतना धनवान होने के बावजूद भी इतनी उदारता दिखाए। मैं ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ। सुशील, ये सब भगवान की अनुकंपा है, नहीं हमारे इतनी हिम्मत कहाँ है कि इतने बड़े घर में शादी करें। रामदास, आप ठीक कह रहे हैं भैया। बातें करते करते अपने गांव आ जाते हैं। अब दोनों भाई भी अत्यंत खुश हैं। उन्हें जैसे वर की आवश्यकता थी वैसा ही वर मिला है। अब दोनों भाई
शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। दोनों भाई सोचते हैं कि इतना करना है कि हमारी बहन को ये ना लगे कि मेरे माता पिता होते तो इतना कम ना करते। अब शादी की तारीख तय हो जाती है। दोनों भाई काफ़ी धूमधाम से शादी की तैयारियां चालू कर देते हैं। जितना भी एक बेटी की शादी में लगता है, एक एक करके सामान इकट्ठा करने लगे। अब आसपास के लोग भी सहयोग की भावना से डट जाते हैं। बड़े धूमधाम से शादी की तैयारियां चालू हो जाती हैं। गांव के लोग भी सहयोग के लिए आतुर हो रहे थे। कुछ लोग कहते, सुशील बताना जिस चीज़ की आवश्यकता हो। तो कुछ लोग कहते, मैं तुझे अपना ही मानता हूँ, तू परवाह मत करना, तेरा पूरा सहयोग करूँगा। उधर नाते और रिश्तेदार वाले भी समाचार भेजने लगे कि हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे, तुम बिल्कुल भी परवाह ना करना। जो कल तक इस परिवार को बदचलन कहते थे, आज सबसे पहले सहयोग के लिए वही नाते और रिश्तेदार काम कराने के लिए आतुर हो रहे हैं। जो गांव के लोग इस घर का पानी तक नहीं पी रहे थे, आज मैला तक उठाने के लिए खड़े हैं। ये सब बातें तो सुशील को खुद भी नहीं समझ आ रही थी कि ये सब कैसे बदल गया। सुशील भी सोचने लगता है कि ये सब भगवान की लीला है, इसमें मैं काहे को फालतू में दिमाग खराब करूं। चारों तरफ केवल एक ही चर्चा चल रही थी, प्रेमा की शादी की चर्चा। आज वो दिन भी आ गया जिस दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। बाबूजी के भी एक ही तो लड़का था। बाबूजी ने भी सोच रखा था कि काफ़ी धूमधाम से शादी करूंगा। जैसा बाबूजी ने सोचा था वैसा चल भी रहा था। गांव में जैसे ही बारात प्रवेश करती है, पटाखों की आवाज़ से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। गांव वालों को भी पता चल गया कि अब तो निश्चित ही बारात आ चुकी है। वो सब लोग और भी तेजी से काम पर डट जाते हैं। रोड लाइट, डीजे, बैंड व घोड़ा बिड़ले लोग ही शादियों में ले जाया करते थे, लेकिन आज सब कुछ देखने को मिल रहा है। गांव के बच्चे बूढ़े सब एकदम मस्त थे देखने में। सब लोग यही कहते, किस्मत वाले को ही ऐसा घर मिलता है। नहीं, रामेश्वर से बड़ा इस गांव में कोई नहीं है। लेकिन उसकी बेटी की शादी भी इतनी धूमधाम से नहीं हुई थी। गांव के अंदर कुछ ही दूर पर जनवास था, इसलिए धूम धड़ाका करती हुई बारात जनवास पहुंची जाती है। सबसे पहले बारातियों का फल से स्वागत होता है। फल में भी विभिन्न प्रकार के फलों का मिश्रण था। फल के कुछ ही देर के पश्चात दूसरा नाश्ता दिया जाता है, जिसमें बर्फी, गुलाब जामुन, छेना, गाजर का हलवा, पेड़ा व समोसा था। जो गांव के लोग थे उन्हें खाने का कभी कभार ही तो मौका मिलता है, फिर भी वो ठहरे अच्छी मेहनत करने वाले लोग, इसलिए इन्हें तो कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन शहर वालों की हालत गंभीर थी। खा खा कर मैदान की तरफ भागने लगे। काफ़ी मैदान था, इसलिए ये समस्या समझ में नहीं आई। अब टीका चढ़ाओ व जयमाल हुआ। जिसने भी जोड़ी देखी बस यही कहता रहा, वाह क्या जोड़ी है, काश हमें भी ऐसा मौका मिलता तो मज़ा आ जाता। अब सबने मिलकर शादी का कार्य संपन्न किया। विदाई की बारी आई। सबने मिलकर प्रेमा को विदा किया। दोनों भाई अपनी बहन प्रेमा से बहुत प्यार करते थे। माँ और पिता जैसा प्यार इसी प्रेमा ने ही दोनों भाइयों को दिया था। प्रेमा अपने दोनों भाइयों को खिलाकर ही हमेशा खाती थी। इन तीनों में इतना अटूट प्रेम शायद ही कहीं देखने को मिलता था। इस प्रेम ने इन तीनों को बहुत मजबूती से बांध रखा था। आज प्रेमा से अपने आप को अलग होता देख जी काटने को दौड़ रहा था। रुक रुक कर आंसू आ रहे थे। रिश्तेदारों व आसपास वालों ने बहुत समझाया, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उनके ऊपर जितना हाथ फेरे उनके उतने ही आंसू बढ़ रहे थे। लेकिन किसी तरह से माहौल शांत हुआ और सभी धीरे धीरे नाते और रिश्तेदार वाले अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे। अब दोनों भाई बेचारे मिलकर जैसे तैसे खाना बनाते और दोनों लोग साथ में खाकर अपने काम पर निकल जाते। अब दोनों की यही दिनचर्या बन चुकी थी। धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर जाता है। सब लोग अपने अपने कार्य में डट जाते हैं। तभी शिवपुरी से एक तार आता है जो कि प्रेमा के नाम से ही था। पत्र पाकर सुशील काफ़ी अचंभित होता है कि आखिर पत्र क्यों आया है, वो भी अचानक बुलाया है। फिर भी अपने आप को सांत्वना देता हुआ शिवपुरी के लिए चल देता है। जब शिवपुरी पहुंचता है तो वहां देखता है कि दहचल मची हुई थी। ये सब देखकर सुशील एकदम दंग रह जाता है कि आखिर ये दहचल
कैसा है। तभी प्रेमा रोती हुई सुशील के पास आती है और बोलती है, इस घर में मुझे बहुत दुख है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ जीवित ना रह पाऊँगी। हट मेरी बहन, ऐसा मत बोल, नहीं तो मैं जीवित ही ना रह पाऊँगा। प्रेमा के पति का नाम हर्षित रहता है। रोती हुई प्रेमा बोल पड़ती है, हर्षित को पता ही नहीं रहता है कि वह दिन रात कहाँ रहता है। अगर घर आता भी है तो दारू पीकर पड़ा रहता है। जब से मैं इस घर में आई ना मुझसे बात करता है और ना ही मेरे नज़दीक आता है। ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। सुशील इस माहौल को देखकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन सुशील को ये भी तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सज्जन के घर में ऐसा माहौल कैसे हो सकता है। फिर बाबूजी के घर में तो और भी कोलाहल होने की संभावना ना थी, क्योंकि वो खुद दूसरे लोगों को समझाते थे। इधर मेरी बहन भी तो झूठी नहीं हो सकती, कोई घर पर था नहीं तो बहन को घर ही ले जाता। कुछ दिन तक घर में रहती तो शायद मन बदल जाता, क्योंकि यहाँ जब से प्रेमा आई है मायके आने का मौका भी तो नहीं मिला, इसलिए एक जगह रहते रहते दिमाग विचलित होने लगता है। सुशील कहता है, जिस दिन बाबूजी घर पर होंगे मैं तुम्हें लिवा ले जाऊँगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब तुम प्रेम से रहो और इसी घर को स्वर्ग बनाओ। ये सब कहकर सुशील प्रेमा से पूछकर घर के लिए चल देता है। सुशील सोचता है कि शुरुआती दौर में हर घर में ये समस्या आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इधर सुशील के जाने के पश्चात अब तो और भी विकट समस्या आ जाती है। हर्षित के बुरे गुण और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। हर्षित दो दिन 3 दिन घर ही नहीं आता था। बाबूजी तो इस बात से खुद परेशान थे कि आखिर क्या करूं हर्षित का। इसीलिए तो मैंने शादी की थी हर्षित की, ताकि ये सुधर जाएगा। इकलौता बेटा होने के कारण मैंने भी हर्षित को बहुत दुलार दिया है, इसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। मुझे क्या पता था कि कल के दिन मेरे लिए ही काल बन जाएगा। इधर प्रेमा के लिए तो जीना हराम हो गया था। अगर प्रेमा अपना दुखड़ा अपनी सास को सुनाती तो सास प्रेमा को ही काटने को दौड़ती, कहती, तुम तो बस मेरे बेटे के ऊपर हमेशा लांछन लगाती रहती हो, लगता है तुम तो बिल्कुल दूध की धुली हो। बेचारी प्रेमा कहे तो किससे कहे। बेचारे बाबूजी खुद ही हर्षित से परेशान थे। बाबूजी का पूरा घर दिन भर कोलाहल से भरा रहता था। हर्षित शहर में रहकर नौकरी करने, लेकिन तैयारी तो जैसी तैसी ही करता, बस हमेशा मौज मस्ती में ही रहता था। हमेशा हर्षित के बारे में गंदी गंदी बातें उठती रहती थी। कभी किसी लड़की के साथ टहल रहा है, कहीं दोस्तों के साथ मौज मस्ती हो रही है। आए दिन बस यही सुनने को आने लगा कि हर्षित अब बिगड़ चुका है। ये सब सुनकर प्रेमा भी अत्यंत परेशान रहती। पहले तो सोचती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर्षित की हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। प्रेमा ने फिर अपने भाई के लिए एक पत्र लिखा कि मुझे इस घर से ले चलो, नहीं मुझे जीवित नहीं पाओगे। बेचारा सुशील जैसे ही पत्र पाता है दौड़ा हुआ बहन के यहाँ पहुँच जाता है। बहन के घर पहुँचकर बाबूजी के चरण छूता है और बाबूजी के पास बैठ जाता है। सुशील खुद कुछ नहीं बोलता, बस बाबूजी के सामने शांति से बैठा रहता है। तभी बाबूजी बोल पड़ते हैं कि बेटा, मैं भी इस बात से बहुत दुखी हूँ कि मैं खुद अपने बेटे को नहीं संभाल पा रहा हूँ। प्रेमा बेटी जैसी बहू शायद किसी को मिले। मैं तो प्रेमा बेटी को पाकर बहुत खुश हूँ। सोच भी रहा था कि अब तो हर्षित सुधर जाएगा, लेकिन हर्षित की बुरी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हर्षित को शहर से बुलाया गया। हर्षित अपने घर आ जाता है। हर्षित को सबने मिलजुल कर खूब समझाया। हर्षित ने सबकी बातें बड़ी प्रेम से सुनी। ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि इसके इतने बुरे आचरण होंगे। सबकी बातें सुनकर कहने लगा कि अब आप लोगों को ऐसी बातें कभी भी सुनने को नहीं मिलेंगी। सब लोग खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर सुशील भी अपने घर चला जाता है। पिताजी से इजाज़त लेकर हर्षित भी शहर चला जाता है। अगले दिन सुनने को मिला कि हर्षित एक लड़की को लेकर फरार हो गया है। ये बात बहुत जल्दी हर जगह फैल गई। प्रेमा को भी पता चला तो उसे असहाय पीड़ा हुई। तभी भभकते हुए अंगारे की तरह सास आई और प्रेमा को कहने लगी, जो भी हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है। प्रेमा के लिए ये सब सह पाना असहाय था। तभी प्रेमा एक कोठरी में घुसकर फांसी लगाकर जान दे देती है।
प्रेमा की तत्काल मृत्यु हो जाती है, जिससे पूरे घर में कोहराम मच जाता है। हर तरफ केवल एक ही शब्द सुनने को मिल रहा था, सुना है बाबूजी की बहू ने फांसी लगा ली है। हाँ, लगा ली है। प्रेमा बेचारी जब से आई उसे कहाँ सुख मिला है। ये हर्षित बेचारी प्रेमा को जीने कहाँ दिया है। खुद नहीं मर गया, खुद मर जाता तो किसी को भी इतना दुख ना होता। बेचारी प्रेमा जब भी कभी निकलती थी कितना प्रेम से बोलती थी, दिल बहल जाता था। प्रेमा की सास भी तो उसके लिए बिल्कुल जहर थी। सीधे मुंह कभी प्रेमा से बात नहीं की होगी। बेचारी बाबूजी कर भी क्या सकते थे। हर्षित के सामने कहाँ किसी की चलती थी। आज बेचारी प्रेमा स्वर्ग सिधार गई, हम सबको नरक में छोड़कर। बेचारी इनके बीच रहकर वैसे भी मर मर के जी रही थी, आज उसे शांति मिलेगी। इधर सुशील और रामदास को भी सूचना भेज दी जाती है कि तुम दोनों को शिवपुरी जल्दी ही आना है, क्योंकि प्रेमा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बेचारे दोनों भाई पता चलते ही आनन फानन शिवपुरी के लिए चल पड़ते हैं। शिवपुरी जैसे ही पहुंचते हैं उन्हें हर तरफ कोहराम सुनाई दे रहा था। उन्हें लगा जरूर कोई अनहोनी हो गई है। कुछ ही समय पश्चात घर भी पहुंच जाते हैं। घर में कोहराम मचा हुआ था। जैसे ही सुशील अपनी बहन को देखता है उसी समय बेहोश हो जाता है। जैसे ही बेहोशी खत्म होती है सुशील दहाड़ दहाड़ कर रोने लगता है। सुशील, हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरी इतनी बड़ी परीक्षा ले रहा है। मेरी प्यारी परी को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। मुझसे कह रही थी मुझे ले जाओ यहाँ से, नहीं मैं बच नहीं पाऊंगी। लेकिन मेरे दिमाग में उस दिन पत्थर पड़ गया, नहीं आज ये दिन देखने को ना मिलता। मुझे पता होता मैं भी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चल देता। सबने मिलकर सुशील व रामदास को काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन जिसके ऊपर पड़ती है उसे उस दिन ज्ञान भरी बातें कहाँ अच्छी लगती हैं। सुशील व रामदास को अब अपने जीवन के सारे आनंद खत्म होते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अपनी बहन की खुशी के लिए ही तो उन्होंने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी। आज वह सब मिट गया था। सबने मिलकर प्रेमा का अंतिम संस्कार किया और अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। इधर सुशील व रामदास भी अपने घर चले गए। उन दोनों को तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया अब हमारे लिए किसी काम की ही नहीं है। दोनों लोग अपने घर पहुंचकर बिना खाए पिए ही उस रात रो रो कर दोनों भाइयों ने गुजार दी। सुबह दोनों की आंखें सूजी हुई थी। पास पड़ोस के काफ़ी लोग समझाने आए। सबने कहा भगवान के सामने हम सब मजबूर हैं, भगवान के सामने किसी का बस नहीं है। समझाने के पश्चात सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब दोनों भाई एक दूसरे को सांत्वना देते रहते हैं और अपना कार्य भी करते रहते हैं। दोनों भाई बिना उद्देश्य की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें यही नहीं पता था कि हम क्यों जी रहे हैं। एक दिन खाना बनाते समय रामदास भैया से पूछ ही लेता है कि भैया आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह कब तक जिंदगी काटेंगे। तब भैया का जवाब आया कि पहले हर्षित को सबक सिखाऊंगा ताकि ऐसा किसी भाई के साथ ना हो जैसा हम लोगों के साथ हुआ है। अब सुशील पैसों से कमज़ोर तो था नहीं। सुशील चाहता तो हर्षित को जेल भी भिजवा सकता था, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं समझा। समय बीतता गया, सब लोग अपने अपने कार्य में मस्त हो गए। कुछ ही समय बीता होगा कि पता चला कि हर्षित जिसको भगा ले गया था वो लड़की दूसरे के साथ भाग गई है और हर्षित को काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा गया है। वो रास्ते में ही बेहोश पड़ा था तो किसी ने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। जो कुछ भी धन था लड़की सब कुछ लेकर दूसरे लड़के के साथ फरार हो गई थी। हर्षित के घर में जब पता चला तो माता पिता वहीं हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुशील को पता चला तो सुशील भी मौके पर पहुंच जाता है, लेकिन हर्षित की हालत देखकर कुछ नहीं बोल पाता, बस भगवान से दुआएं मांगता है कि जल्दी ठीक हो। सुशील मन में बहुत सारे प्रश्न लेकर आया था, लेकिन सुशील पहुंचते ही सारे प्रश्न भूल जाता है, क्योंकि हर्षित बुरी तरह से घायल था। हर्षित के सिर की नस फटी हुई थी, खून बहुत सारा बह चुका था। सुशील काफ़ी देर तक अस्पताल में रहने के पश्चात अपने घर के लिए चल देता है। इधर हर्षित का इलाज चलता रहता है। अब हर्षित अपनी प्रेमा के एक एक दिन के बारे में सोचने लगता है कि प्रेमा ने मुझसे प्रेम करने का बहुत ही प्रयत्न किया, लेकिन मैं ठहरा मूर्ख
और अज्ञानी जो मैं हीरा को ही नहीं समझ पाया। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सोचता है कि प्रेमा से मैं बहुत प्यार करूंगा। अब मैं एक भी क्षण उसे दुखित नहीं होने दूंगा। पहले मैं अपने प्राण प्यारी प्रेमा को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं प्रेमा को इतना प्यार दूंगा कि मेरे पिछले कर्मों को भूल जाएगी। अगर अभी तुम मेरे नज़दीक होती तो मैं सबके सामने तुम्हें गले लगा लेता। तुम तो साक्षात प्रेम की देवी हो। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैं इधर उधर भटकता रहा। भगवान, तू मुझे माफ़ कर देगा ना? मैं कभी प्रेमा को दुखित नहीं होने दूंगा। काफ़ी दिनों तक इलाज चलने के पश्चात हर्षित पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बाबूजी पूछने लगते हैं कि बेटा अब तुम कहाँ जाओगे? शहर ही में रहना चाहते हो कि घर जाना चाहते हो? हर्षित बोल पड़ता है, पिताजी मैं आपके साथ घर जाऊंगा। अब मुझे आप लोगों के साथ रहना है। तीनों लोग घर के लिए चल देते हैं। अब हर्षित अपने सपने बुनता हुआ चल देता है कि कैसे बोलूँगा, क्या कहूँगा अपनी प्राण प्यारी से। ये सब सोचता हुआ घर की ओर चल देता है। कुछ ही समय पश्चात गांव आ जाता है। अब हर्षित की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि आखिर क्या कहूँगा, कैसे बोलूँगा अपनी प्राण प्यारी से। बस कुछ ही समय पश्चात घर आ जाता है। सब लोग घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करते ही हर्षित को बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि प्रेमा जब घर पर रहती थी साफ सफाई तो ऐसे करती थी कि मक्खी भी फिसल जाए। लेकिन हर्षित को लग रहा था शायद प्रेमा घर पर नहीं है, अपने मायके गई होगी। बेचारी मेरी प्रेमा। हर्षित की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि किसी से पूछ ले। बस चुपचाप सोचता रहता था कि चलो एक ना एक दिन जरूर आएगी प्रेमा। एक दिन हर्षित नलकूप के पास बैठा था। तभी कुछ महिलाएं आपस में हर्षित को देखकर बातें करने लगी कि इस नाश कटे की क्यों नहीं नाश हो गई। अब आया है, जब तक बेचारी प्रेमा थी कभी पैर नहीं रखता था। अब नाश कटे का जी जुड़ाएगा। उस भगोड़ी को नहीं लाया जिसने बेचारी प्रेमा को लील लिया है। अब ना नकटी यहाँ पर पैर रखेगी। नहीं, सब लोग मिलकर इसका जीना हराम कर देते हैं। लेकिन हर्षित को ये सब समझ नहीं आ रहा था। तब और भी बेचैनी बढ़ गई। उसी समय हर्षित घर जाता है और अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ प्रेमा कहाँ है? माँ भरे हुए आंसुओं से जवाब देती है कि बेटा प्रेमा हम सबको नरक में छोड़कर अपना स्वर्ग सिधार चुकी है। अब जैसे ही पता चला तो उसे विश्वास ही नहीं होता है और वो तुरंत जाकर अपने पिता से पूछता है तो पिताजी भी यही जवाब देते हैं। तब हर्षित बहुत तेजी आवाज़ में दहाड़ दहाड़ कर रोने लगता है। माँ पिता भी प्रेमा को याद करके रोने लगते हैं। तब आसपास के लोग भी आते हैं तो देखते हैं कि ये बहरूपिया भी रोल बना रहा है। जब तक बेचारी प्रेमा रही तब तक तो कभी मुड़कर नहीं देखा। आज रोल बना रहा है बहरूपिया। इसलिए सब लोग चले जाते हैं। कोई भी हर्षित के दुख को मानने को तैयार ही ना था। सबको रोल बनाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन हर्षित प्रेमा के वियोग में पागल पड़ा जा रहा था। बस उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता था कि मैं तो ठहरा अज्ञानी और मूर्ख, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरी प्राण प्यारी। भगवान तूने मेरे साथ घनघोर अन्याय किया है। मेरे दिमाग में पहले तूने पत्थर रखकर मुझसे अन्याय करवाया, अब मेरी जिंदगी छीन ली तूने। सुबह हो चाहे शाम हर्षित बस प्रेमा की बेदी के पास रोता बिलखता रहता। ऐसा लगता कि अब हर्षित का जीवन जीने से आत्मा ही भर चुकी है। अब वह जीना नहीं चाहता। अब हर्षित ना किसी से बोलता ना बातें करता, बस प्रेमा के ही गीत गाता रहता। सबको लगने लगा हर्षित पागल हो गया है। बाबूजी प्रेमा को अपनी बेटी की तरह मानते थे। उसका हर दुख बाबूजी को बहुत दर्द देता था। जब कभी प्रेमा रोती थी तो बाबूजी सोचते थे कि मैं इस दुख को देखने से पहले मर क्यों नहीं गया। बाबूजी कुछ भी कर भी नहीं सकते थे। जब से बेचारी प्रेमा की मृत्यु हुई बाबूजी के चेहरे में कभी मुस्कान ही नहीं आई, न कभी किसी ने हंसते हुए देखा था। आज बाबूजी के सामने दूसरी आपदा खड़ी होती जा रही है। अब हर्षित के बारे में सोच सोच कर भी और भी शांत होते जा रहे हैं। अब बाबूजी को भोजन करने ना करने से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हर तरफ से सुनने को मिल रहा था कि हर्षित पागल हो गया। इन सब को सुनकर बाबूजी और भी परेशान रहते और सोचते कि सब कुछ तो मेरा खत्म होता जा रहा है, मैं ही यहाँ रहकर क्या करूँगा। लेकिन बाबूजी करते भी तो क्या करते, बस पूरा दिन सोच सोच कर गुजार देते। कुछ ही समय पहले 2-4 लोग बाबूजी के चौपाल में आते और गांव की अच्छी बुरी बातों को बताकर फिर
ठहाका मारकर खूब हंसते। लेकिन आजकल चौपाल में बेचारे बाबूजी अकेले पड़े रहते हैं, वहाँ कोई नहीं आता। बाबूजी भी पूरा दिन कभी प्रेमा के बारे में तो कभी हर्षित के बारे में सोच सोच कर गुजार देते। एक दिन अचानक बाबूजी का शरीर ठंडा पड़ जाता है। तभी रात्रि में ही बाबूजी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टरों ने बताया कोई समस्या नहीं है, केवल बीपी लो है, नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन डॉक्टरों के काफ़ी मशक्क़त के बाद भी बाबूजी संभल नहीं पाए और अंततः स्वर्ग सिधार गए। पहले से ही घर में इतनी सारी समस्याएं थी, इधर घर में एक और आपदा आ गई। अब घर में 2 ही लोग तो बचे हुए थे, माँ और बेटा। दोनों को पूरे घर को संभालना ही था। एक शहंशाही घर का बुरी तरह से सत्यानाश हो चुका था। पूरा गांव इस दहशत को लेकर सोचकर ही कांप जाता था। बाबूजी के शव को अस्पताल से गांव लाया जाता है। जैसे ही बाबूजी का शव गांव पहुंचता है कि पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। किसी बुरे व्यक्ति की मौत से किसी को दुख नहीं होता, लेकिन बाबूजी जैसे नेक और ईमानदार व्यक्ति शायद ही कहीं मिलते हैं। बाबूजी की मौत का दुख पूरे गांव को था। बाबूजी के अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पता नहीं कहां कहां से लोग आए हुए थे। सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा थी। सबने मिलकर कार्य को संपन्न किया। सुशील और रामदास भी बाबूजी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कोई बिरला ही रिश्तेदार होगा जो बाबूजी जैसे नेक व्यक्ति के कार्यक्रम में ना आया हो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।